मिडिल ईस्ट शायद पूरी दुनिया में जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्रों में से एक है और इसी कारण यहाँ पर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। कुछ इनके आपसी कारण थे जिससे वहाँ की जनता और वहाँ के सरकार के बीच लड़ाई होती थी, तो कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल कारण थे जिस कारण यहाँ के आसपास के देश आपस में लड़ते रहे। और इन लड़ाइयों ने यूरोपीय और पश्चिमी देशों को लड़ने के लिए एक बहुत अच्छा मैदान दिया। वो सब इन युद्धों में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर भाग लेते थे और अपनी ताकत दिखाते थे और साथ ही इन देशों पर अपना कंट्रोल रखते थे। दो देश सऊदी अरब और ईरान शायद इन सारे लड़ाइयों की जड़ है। चलिए समझते हैं इन सभी कारणों को जिस कारण इन युद्धों के कारण 1980 से लेकर के 88 के बीच में पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की स्थिति आ गई थी। और साथ ही जानेंगे कि क्यों अमेरिका अपने सबसे करीबी ईरान को छोड़ करके अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस के साथ मिल करके इराक का साथ दे रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने खुद इराक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। फिर यह भी जानेंगे कि कैसे सऊदी अरब ने बिना लड़ाई में भाग लिए ईरान को हराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये सब कुछ इस एक वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सऊदी अरब और ईरान ये दोनों कभी भी आमने सामने सीधे सीधे तौर पर कभी नहीं टकराए, लेकिन हाँ पीछे से भड़का कर या फिर कई और तरीकों से ये एक दूसरे को हमेशा हराने की कोशिश करते रहे। चलिए पहले इन दोनों की ना थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1932 वो वर्ष जब सऊदी अरब को एक साम्राज्य की मान्यता मिली। शुरू में गरीब देश था, लेकिन 6 साल बाद ही वहां ऑयल डिस्कवर हुआ और वहां के राजाशाही परिवारों के पास बहुत सारा पैसा आ गया। वहां के राजाशाही परिवार अमीर बन गए और उन्हीं लोगों ने सऊदी अरब की सत्ता भी अपने हाथ में रख ली। इनका यूरोपीय देशों के साथ भी अच्छा कनेक्शन था, शायद इसलिए क्योंकि यूरोपीय देश इनके अच्छे ग्राहक भी थे। ठीक उसी के आसपास ईरान में भी बहुत सारा तेल डिस्कवर हुआ, उसके पास भी बहुत सारा पैसा आया, लेकिन उनके तेल के भंडारों पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों की नजर थी। इसी कारण शायद रूस ने और ब्रिटेन ने 2 बार वहां पर 18वीं सदी में आक्रमण किया और वहां के तेल के कुओं को कब्जे में लेने की कोशिश की। 1953 में अमेरिका ने गुप्त रूप से ईरान की सरकार बदल दी। वो वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को हटा करके उसकी जगह पर एक राजा रेजा शाह, जिनका पूरा नाम मोहम्मद रेजा शाह पहलवी था, उनको खड़ा किया, जिस कारण वहां पर पॉलिटिकल अनबैलेंस रहा। क्योंकि शाह को ना अमेरिका ने ईरान की राजनीति सौंपी थी, इसलिए शाह ईरान को एक धर्मनिरपेक्ष और यूरोपीय देशों के साथ मिला जुला करके रखने वाला देश बनाना चाहता था और इसलिए वहां की जनता उसके शासन से घुटन महसूस कर रही थी। और इसी कारण 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी उनकी इस्लामिक क्रांति और उनके द्वारा बनाए गए रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्थापना की, जिससे उन्होंने शाह के शासन को उखाड़ फेंका। यहीं से सऊदी अरब और ईरान के बीच असली दुश्मनी चालू हुई। लेकिन सऊदी के साथ दुश्मनी क्यों? इसलिए क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी एक मुसलमान इमाम थे और वो यूरोपीय देशों के खिलाफ थे, साथ ही वो उन राजाशाही देशों के भी खिलाफ थे। वो हमेशा से एक प्रजातांत्रिक सरकार चाहते थे जिसका नेतृत्व कोई इमाम करे। वो अपनी इस क्रांति का पूरी दुनिया में रेडियो तक में प्रचार प्रसार करते थे और इसलिए आसपास के जितने गल्फ कंट्री हैं जहां पर राजाशाही शासन था, वो सब इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी इस्लामिक क्रांति उनके भी शासन को हिला के न रख दे। और इसीलिए सऊदी और इसके आसपास के गल्फ के देशों ने इस डर के कारण अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया और GCC गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का गठन किया। ठीक इसी समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, वो भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था और इससे अच्छा मौका शायद उसे मिलता, क्योंकि इस समय ईरान अपने खुद के पॉलिटिकल अनबैलेंस के कारण, इस्लामिक क्रांति के कारण अभी कमजोर पड़ा हुआ है और साथ ही गल्फ के बाकी देश भी ईरान के खिलाफ हैं। तो इसलिए ईरान को हराना सद्दाम हुसैन को आसान लगा और इसी कारण सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पे हमला कर दिया, जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई, जो कि लगभग अगस्त 2088 तक चला, 8 सालों तक, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया। सद्दाम हुसैन इस पूरे युद्ध से न सिर्फ 2 चीज चाहता था। पहला, इराक शट अल अरब जल मार्ग पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था, जिसे इराक को 1975 में ईरान से हार के बाद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि ये मार्ग पूरे एशिया और यूरोप में ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दक्षिण पश्चिम के खुजेस्तान प्रांत को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि तेल के प्रोडक्शन के लिए ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, इस्लामिक क्रांति के प्रसार को रोकना, क्योंकि सद्दाम के बतिष्ठ शासन को भी इससे खतरा था और साथ ही आसपास के राजाशाही शासन को भी इस बात का खतरा था। और इसीलिए सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने इराक को युद्ध के लिए भड़काया। युद्ध तो असल में तभी स्टार्ट हो गया था जब खुमैनी ने अमेरिका द्वारा बनाए गए शाह के शासन को उखाड़ फेंका था और वहां पर शासन अपने हाथ में लिया था, क्योंकि अमेरिका इस बात से बहुत गुस्सा था, बहुत सदमे में था और वो इसका बदला लेना चाहता था। क्योंकि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी तेल उत्पादक था, इसलिए इससे अमेरिका को बहुत नुकसान था। सद्दाम हुसैन इन सबको एक अवसर के रूप में देखता था, क्योंकि उसे पता था कि अमेरिका द्वारा ट्रेन किए गए जितने भी सैनिक हैं वो सब अब ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि ईरान की इस्लामिक क्रांति ने उन सबको जेल में डाल दिया है। वैसे तो ईरान की सेना इराक से लड़ने के लिए हमेशा आगे रहती है, लेकिन इस बार
ऐसी स्थिति नहीं। साथ ही सद्दाम को यह भी लगा कि अगर वो अभी ईरान पर आक्रमण करता है तो गल्फ के बाकी देश भी उसकी मदद करेंगे, तो वो कुछ ही दिनों में आसानी से युद्ध जीत जाएगा। हवाई लड़ाकों को ईरान की सेना में हमला करने के लिए भेज देता है, साथ ही 10,000 से अधिक सैनिकों को दक्षिण की तरफ से और कुछ सैनिकों को उत्तर की तरफ से ईरान पे हमले के लिए आदेश दे देता है। अब बारी थी ईरान की। ईरान भी इस सब का उत्तर हवाई हमलों से देता है। उसके पास अभी भी वो सारे जेट हैं, वो सारे यान हैं जो अमेरिका ने पिछली सरकार को दिए थे। इससे वो इराक की कई तेज क्षेत्रों पर हमला करता है और युद्ध धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगता है। यहाँ पर इजराइल को भी मौका दिखता है अपने हथियारों की सप्लाई करने का और अपने दुश्मनों को कमजोर करने का। वो चाहता है ये दोनों आपस में लड़ते रहें और एक दूसरे को कमजोर करते रहें और ये दोनों लड़ाई में बिजी रहे। इसीलिए इजराइल ईरान को हथियारों की सप्लाई करता है ताकि वो इराक को हरा सके। वैसे देखा जाए तो इजराइल ईरान का कोई दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ, इजराइल इराक को ईरान से ज्यादा बड़ा दुश्मन मानता है। अब इसलिए ईरान भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करता है, वो भी उन सैनिकों को जिसको उन्होंने इस्लामिक क्रांति के दौरान जेल में डाला था, जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था, उन सबको बाहर निकालता है, अपनी सेना को संगठित करता है ताकि हमला कर सके ज्यादा ताकत के साथ। अब जैसे इजराइल अपने दुश्मन इराक को हराने के लिए ईरान के साथ मिलकर के इराक के विरोध में खड़ा था, उसी प्रकार बाकी गल्फ देश को ये लगता था कि सद्दाम हुसैन खुमैनी की इस्लामिक क्रांति को उखाड़ के फेंक सकता है। इसीलिए वो सब मिल करके इराक को फंडिंग कर रहे थे। अब पूरा मिडिल ईस्ट दो भागों में बढ़ गया था। एक तरफ राजाशाही शासन थे और दूसरे तरफ थे इस्लामिक क्रांति के लोग जो कि परिवर्तन चाहते थे। चीन भी इन सब में नजर गड़ाए बैठा हुआ था और चीन ने भी ईरान को बहुत सारे हथियारों की सप्लाई की, बल्कि उस समय चीन ईरान का सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर बन गया था। युद्ध के लगभग 1-1.5 साल बाद में अमेरिका और यूरोपीय और पश्चिम देशों को ये चीज समझ में आ गई थी कि कहीं युद्ध ज्यादा ना फैल जाए। उनको ये डर सता रहा था कि अगर युद्ध ज्यादा फैला तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए वो चाहते थे कि दोनों देश आपस में सुलह कर लें, शांति से बात कर लें और इस युद्ध को खत्म करें। सद्दाम हुसैन को ये समझ में आ गया था कि युद्ध इतना आसान नहीं, इसीलिए वो शांति वार्ता के लिए तैयार था, वो युद्ध रोकने के लिए तैयार था, लेकिन खुमैनी तैयार नहीं था। खुमैनी चाहता था कि वो युद्ध को तभी रोकेगा जब सद्दाम हुसैन अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दे और राजनीति से बाहर हो जाए, लेकिन सद्दाम हुसैन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और तभी ईरान अपनी सेना को मजबूत करके चीन और इजराइल से मिले हथियारों के दम पे इराक के कई हिस्सों पर हमला करता है और इराक का वो सपना जो वो कुछ दिन में ईरान को हरा देगा, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और इसीलिए अब इराक अमेरिका की तरफ रुख करता है और अमेरिका भी इराक का साथ देता है, क्योंकि वो भी अब ईरान को हराना चाहता था। तो इसलिए अमेरिका सैटेलाइट इमेज और कई खुफिया जानकारी देता है इराक को, जिससे कि इराक को ईरान के खिलाफ बढ़त मिलती। ठीक उसी समय ना इराक को एक और मजबूत सहयोगी मिलता है, रूस, क्योंकि अफगानिस्तान में ही किसी युद्ध में किसी विद्रोह को दबाने के लिए कोई युद्ध लड़ रहा होता है, तो इसीलिए वो हथियारों की अधिकतर सप्लाई इराक में करता है। तो इराक का सबसे बड़ा सप्लायर उस समय रूस बन जाता है। मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें अमेरिका और रूस एक साथ मिल करके इराक का साथ दे रहे थे। 2 साल बाद ईरान का अगला टारगेट होता है बसरा, क्योंकि अगर ईरान बसरा पर कब्जा कर लेता तो यह इराक को फारस की खाड़ी से काट देता, जिससे वो अपना अधिकतर तेल बाहर भेजता था। इराकी सेना यहाँ पर कम थी, ये एक अच्छा फायदा था और इसीलिए इराकी सेना ने ईरान को रोकने के लिए यहाँ पर खुदाई करके नीचे में माइंस बिछाए, कटीले झाड़ियाँ गड्ढे खोद दिए, दलदल फैला दिए और कई तरीके से ईरान की सेना को रोकने की कोशिश की। ईरान सेना इन सब से चिढ़ करके, गुस्से में आकर के वहां के आसपास के गांवों और शहरों में आम लोगों पर हमला करना चालू कर देती। और यहीं पर ना ईरान की मदद करने के लिए सामने आते हैं कुर्द असल में वो अल्पसंख्यक लोग हैं जो कि सद्दाम हुसैन के शासन में इराक में रहते थे। वो सद्दाम हुसैन के नियमों से बहुत चिढ़े हुए थे, बहुत गुस्से में थे, वो अपने अलग देश की मांग कर रहे थे और ये उन्हें एक अवसर लगता है और इसलिए वो ईरान के साथ मिलकर के इराक के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। अब सद्दाम हुसैन खुद को हारता हुआ देख डर में, गुस्से में केमिकल हथियारों को उपयोग करना चालू करता और इराक बेधड़क इन सब हथियारों को उपयोग करता था, क्योंकि उसे पता था कि अमेरिका जैसे देश उसके साथ खड़े हैं, तो सारे युद्ध अपराध अब शायद उसके लिए माफ है। इन केमिकल हथियारों को उपयोग करके ना सद्दाम हुसैन ने ईरानी सेना को पीछे तो ढकेल दिया, लेकिन अब युद्ध एक नया मोड़ लेने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना शायद अमेरिका या फिर पश्चिम या यूरोपीय देशों ने भी नहीं की थी। तेल युद्ध की शुरुआत, क्योंकि इराक के पास अब यूरोपीय देशों का सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था, तो फ्रांस से मिले हुए जेट से उसने ईरान के कई अलग अलग तेल के खदानों पर, साथ ही तेल टैंकरों पर हमला किया। उसने ये ऐलान किया कि ईरान के बंदरगाह से निकलने वाले हर एक तेल टैंकरों पर वो हमला करेगा और उन्हें वो बर्बाद कर देगा। जवाब में ईरान ने भी इराक के कई तेल खदानों पर और टैंकरों पर हमला किया। वो तेल जिस पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट थी, जिस पर पूरी ऊर्जा की जरूरत डिपेंड थी, वो अब इस युद्ध के सेंटर में था। दोनों देश अब एक दूसरे के तेल के खदानों पर, तेल के टैंकरों पर, यहाँ तक कि स्कूलों, बस, आम आदमी पर और साथ ही वहां की राजधानियों पर भी हमला करते हैं, जिससे 30 से 35 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती। दोनों तरफ से लाखों नागरिक मारे जा रहे थे, कोई भी अब यहाँ पर सुरक्षित नहीं था। कुछ नेताओं की जिद
और लाखों लोगों की जान। अब यहाँ पर अमेरिका अपनी दूसरी चाल चलता है, नहीं पता क्यों, या शायद तेल के लिए वो ईरान को भी हथियार की सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। इसका दूसरा फायदा ये भी होता है कि अमेरिका अपने गल्फ के देशों पर, जिनका उनका संगठन था, उन पर अपने झंडे लगाने स्टार्ट करता है, जिससे ईरान और इराक दोनों उन पर हमला ना करें। इसी बीच सद्दाम हुसैन कुर्द लोगों पर हमला करके 1 लाख से अधिक मासूमों की जान ले लेता है। यूरोपीय ताकतों की भयानक हथियारों के कारण, ईरान इराक के हमलों के कारण, केमिकल हथियारों के उपयोग होने के कारण दोनों देशों की जनता डरी हुई थी। दोनों देशों की जनता या तो अपना देश छोड़ करके भाग रही थी, या फिर पहाड़ों के ऊपर या फिर जमीन के नीचे सुरंग बना करके छिप रहे थे। 8 साल के भयानक युद्ध के बाद दोनों देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई। 8 साल के युद्ध के बाद दोनों देशों से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। दोनों देशों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय देशों ने मिलकर के इन पर संधि के लिए दबाव डाला, और तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इस युद्ध को लेकर के अमेरिका की दिशा को क्लियर कर दिया। द एंड। जुलाई 1988 में फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज ने एक ईरानी यात्री जेट को मार गिराया, जिसमें लगभग 290 नागरिक सवार थे। अमेरिका ने कहा कि उसने विमान को दुश्मन का F-16 लड़ाकू जेट समझा। वो पीड़ितों को मुआवजा देते हैं, राष्ट्रपति रीगन माफी भी मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा करने वाला जहाज का जो कप्तान था, उसको एक पदक दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, जिससे ईरान में यह क्लियर हो जाता है कि यह हमला जानबूझकर करवाया गया था। मतलब अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा था। इसलिए ईरान और इराक दोनों युद्ध विराम के लिए मान जाते हैं और फाइनली युद्ध समाप्त। इतने लंबे युद्ध के बाद, 10 लाख से ज्यादा लोगों के मरने के बाद, कई लोगों के घायल होने के बाद पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा। और दोनों देशों को इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। दोनों देशों के बॉर्डर पहले जैसे ही डिसाइड किए गए। पूरा मिडिल ईस्ट इससे टूट गया, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट असल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इस युद्ध में भाग ले रहा था। दोनों देश आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे में डूबे हुए हैं। इस युद्ध के कारण इनको हथियार बेचने वालों को क्या मिले? बहुत सारा पैसा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद क्या इन दोनों देशों को समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ईरान परमाणु बम बनाने पर जोर दे रहा है, तो वहीं सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 43 दिन में ही इराक को हरा करके के सद्दाम हुसैन को सारे केमिकल हथियारों का उपयोग करने का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था, उनका जिम्मा उसके ऊपर थोप करके इराक को पूरी दुनिया से अलग कर दिया।